5वां प्रश्न। भगवान, शादी घर वालों की मर्जी से करें या स्वयं के चुनाव से? ज्ञान रंजन, शादी जैसी खतरनाक चीज हमेशा दूसरों की मर्जी से करनी चाहिए। उसमें एक लाभ है कि तुम कम से कम दोस्त तो सदा दूसरों को दे सकोगे। जो खुद की मर्जी से करता बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। दोस्त देने को भी कोई नहीं मिलता। इसलिए तो समझदार लोगों ने तय किया था कि मां बाप विवाह कर दें, क्योंकि दोस्त तो आखिर देना ही पड़ेगा। एक तो शादी की मुसीबत और जुम्मा भी अपना, भार बहुत हो जाएगा। मां बाप भार को बांट लेते। वो कहते हैं गाली तुम हमको दे देना। जब क्रोध आए और जब जीवन बहुत बोझिल होने लगे तो कम से कम इतनी तो राहत होगी कि खुद इस झंझट में हम नहीं पड़े थे। ये मां बाप बांध गए पीछे। शादी है तो उपद्रव। मुल्ला नसरुद्दीन को तार मिला। उसकी पत्नी हज यात्रा पर गई थी, रास्ते में ही मर गई। तो वहां से तार आया कि नसरुद्दीन क्या करना है? पत्नी को मुसलमानी ढंग और रिवाज से गड़ा दें, लेकिन हमने सुना है कि तुमने गैरिक वस्त्र पहन लिए हो, तुम सन्यासी हो गए हो। तो ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि पत्नी को अग्नि में जलाया जाए। या कुछ हिंदू नदियों में भी बहा देते हैं लाशों को। तो तुम क्या चाहते हो? पत्नी गड़ाई जाए, जलाई जाए कि बहाई जाए? मुल्ला नसरुद्दीन ने तार दिया, डू ऑल द थ्री, डोंट टेक एनी चांस। तीनों करो, क्योंकि कोई भी अवसर बचने का देना ठीक नहीं। ज्ञान रंजन, ऐसे खतरे में उतर रहे हो, समझदारों की सलाह से उतरना अच्छा। खतरा तो सुनिश्चित है। डब्बू जी चंदूलाल से बोले, मुबारक हो चंदूलाल, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन। मगर मेरी शादी तो कल होने वाली, चंदूलाल ने कहा। इसलिए तो आज कहा ना, डब्बू जी बोले। बस आज तुम्हारे जीवन का सबसे खुशकिस्मत दिन। फिर तड़फोगे, फिर रोओगे, फिर याद करोगे। चंदूलाल की पत्नी बीमार थी। चंदूलाल भी बीमार था। दोनों ठीक होते नजर न आते थे। डॉक्टर चंदूलाल को देखने आया था। डॉक्टर ने चंदूलाल की जांच पड़ताल के बाद कहा, चंदूलाल, तुम्हारे पीछे कोई पुरानी बीमारी पड़ी हुई जो तुम्हारे स्वास्थ्य व मानसिक शांति को नष्ट किए दे रही। चंदूलाल ने कहा, डॉक्टर साहब जरा धीरे।
क्योंकि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बगल के कमरे में बिस्तर पर सो रही। शादी करनी ही क्यों? विवाह भी एक जरा जीर्ण धारणा है। ज्ञान रंजन, प्रेम हो किसी से, उसके साथ जियो। अगर प्रेम ना हो किसी से तो अकेले जियो, प्रतीक्षा करो। अकेले लोग जी नहीं सकते और किसी के साथ भी नहीं जी सकते। अकेले में अकेलापन काटता है, किसी के साथ दूसरे की मौजूदगी झंझट बन जाती। जो विवाहित हैं वो सोचते हैं कि धन है अविवाहित, और जो अविवाहित हैं वो सोचते हैं धन है विवाहित। ये दुनिया बड़ी अद्भुत है। यहां जिसके पास जो है उसी से दुखी है, और जो नहीं है, जो किसी और के पास है, उससे उसकी आशा अटकी। तुम्हारे मन में शादी का सवाल उठा, यह सवाल ही अर्थहीन नहीं। प्रेम करो, और प्रेम ही अगर विवाह बन जाए तो ठीक। अगर प्रेम ही तुम्हें ऐसी प्रतीति दे कि किसी के साथ जीवन भर रहना सुखद होगा, तो जीवन भर किसी के साथ रहो। विवाह का तो अर्थ होता है प्रेम नहीं है, तो किसकी मर्जी से शादी करें? स्वयं के चुनाव से या घर वालों की इच्छा से? चुनाव का तो मतलब ही यह हुआ कि तुमने शादी को भी कोई नुमाइश समझ रखा है, और करीब करीब इस देश में ऐसी ही हालत हो गई, लड़कियों की नुमाइश होती। क्या चुनाव करोगे? किसी लड़की को जाकर देख लिया, उसने खाना परोस दिया, और अगर बहुत सुशिक्षित हुए तो 2 क्षण बैठ के बात कर ली, इससे क्या पहचान लोगे? हो सकता है नाक नक्श देख लो, हो सकता है शरीर का थोड़ा अनुपात देख लो, रंग रूप देख लो, मगर जीवन में इन बातों से कुछ भी तय नहीं होता। रंग रूप, नाक नक्श सब 2 दिन में पुराने पड़ जाते। जिंदगी तय होती है वो जो भीतर छिपा हुआ व्यक्तित्व है उससे। और कभी कभी साधारण चेहरों के भीतर बड़ी असाधारण आत्माएं छिपी होती, और बड़े सुंदर चेहरों के भीतर कभी कभी बड़ी कुरूप आत्माएं छिपी होती। चुनाव कैसे करोगे? चुनाव नहीं किया जा सकता। विवाह के पूर्व परिचय चाहिए, चुनाव नहीं, गहरा परिचय चाहिए। अगर तुम्हारा वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष का परिचय तुम्हें इस जगह ले आए कि लगे कि हां, किसी के साथ जीवन भर रहना सुखद होगा, आनंदपूर्ण होगा, तो न तो यह चुनाव है और न घर वालों की मर्जी का सवाल है। फिर विवाह केवल एक औपचारिकता है जो निभा लेनी, क्योंकि समाज में जीना है, औरों के साथ रहना है। अगर मेरे कम्यून में रहना हो तब तो विवाह की औपचारिकता भी निभानी आवश्यक नहीं, क्योंकि विवाह की औपचारिकता निभाई इसलिए जाती ताकि कल पति छोड़ के ना भाग जाए,
कानून को बीच में रखना पड़ता है, पुलिस वाले, मजिस्ट्रेट, अदालत को बीच में लाना पड़ता है, ताकि आज तो ठीक है लेकिन कल अगर भाग गए तो फिर क्या होगा, फिर बच्चों का क्या होगा। अगर मेरे कम्यून के हिस्से होते हो ज्ञान रंजन, तब कोई चिंता ना करो, क्योंकि मैं दुनिया को जिस ढंग से देखता हूं, भविष्य को जिस ढंग से देखता हूं, उसमें मुझे कम्यूनों का बहुत भविष्य दिखाई पड़ता है। परिवार भी सड़ गया है पुराना, अब नए ढंग के परिवार चाहिए, कम्यून। बच्चों की जिम्मेवारी कम्यून की होगी, बच्चे कम्यून के होंगे, व्यक्तियों के नहीं। अगर पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं। बच्चे पति के पास रह सकते हैं या पत्नी के पास रह सकते हैं, जिम्मेवारी कम्यून की होगी। और बच्चे तब तक पैदा करने भी नहीं चाहिए जब तक ये निर्णीत ना हो जाए कि तुम आत्यंतिक रूप से एक दूसरे के साथ रहने के लिए आबद्ध हो गए हो। तब तक बच्चे पैदा करना उत्तरदायित्वहीनता का कृत्य है। जिसके साथ तुम जीवन भर रहने को राजी नहीं हो, उसके साथ जुड़ के एक बच्चे को पैदा करना अशोभन है। क्योंकि जिससे तुम जुड़ नहीं सकते जीवन भर, बच्चा बनेगा तुमसे और तुम्हारी पत्नी से मिलके। और अगर तुम जुड़ के नहीं रह सकते साथ साथ, तो बच्चे की हालत क्या होगी ये तो सोचो। उसके भीतर पत्नी का आधा हिस्सा होगा, आधा तुम्हारा। वो दोनों आधे हिस्से लड़ते रहेंगे, कसमकस करते रहेंगे, रस्सा कस्सी होती रहेगी। इसलिए तो दुनिया में लोगों के भीतर इतनी रस्सा कस्सी चलती, इतना द्वंद्व चलता है, यह करूं कि वह करूं। भीतर एक स्वर कहता है ये कर लो, दूसरा स्वर कहता है भूल के मत करना। ये दो स्वर आते कहां से? कार्ल गुस्ताव जुंग ने, पश्चिम के बड़े मनोवैज्ञानिक ने, एक बहुत प्राचीन सिद्धांत को पुनः आविष्कार किया कि प्रत्येक पुरुष के भीतर स्त्री है और प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष है। क्योंकि प्रत्येक स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष के जोड़ से पैदा हुए। तुम्हारी मां तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे पिता तुम्हारे भीतर है। और अगर उन दोनों में नहीं बनी तो तुम्हारे भीतर उन दोनों के जोड़ से जो व्यक्तित्व बना है, वो व्यक्तित्व भी हमेशा खंड खंड रहेगा, दुविधाग्रस्त रहेगा, अड़चन से भरा रहेगा। अगर हम दुनिया में ऐसे बच्चे चाहते हैं जिनके भीतर एक लयबद्धता हो, तो उस लयबद्धता के पूर्व मां बाप को लयबद्ध हो जाना चाहिए। इसलिए मैं साधारणतः अपने सन्यासियों को नहीं कहता कि बच्चे पैदा करो, उनको मैं कहता हूं पहले तुम ध्यान की गहराइयों में उतरो, प्रेम की ऊंचाइयों में चढ़ो। जब तुम्हारे जीवन में ध्यान और प्रेम दोनों का अनुभव परिपक्व हो जाए, तब बच्चों को जन्म देना। वे बच्चे अनूठे होंगे, वे स्वर्गीय होंगे। अभी तुम रोते हो अपने बच्चों के लिए और जिम्मेवार तुम खुद ही हो। हर एक मां बाप शिकायत करते हुए मिलते हैं बच्चों के बाबत, और जिम्मेवार कौन है? फलों से वृक्ष पहचाने जाते हैं, तुम्हारे बच्चों से तुम पहचाने जाओगे। अगर बच्चों को पैदा करने की जल्दी ना हो तो विवाह के बिना काफी देर गुजारा जा सकता है, और जितनी देर गुजर जाए उतना अच्छा। जब तालमेल बिल्कुल बैठ जाए, तेल पानी सा मिलन ना हो, दूध पानी सा जब मिलन हो जाए कि अलग करना ही मुश्किल हो जाए।
तभी बच्चों को जन्म देना। फिर तुम्हारे अलग होने का कारण भी नहीं आएगा, और अगर कभी संयोग वसात कारण आए भी तो अब धीरे धीरे कम्यून बनाओ और कम्यूनों में रहो। ये जो हमारी कम्यून है, ये तो पहला प्रयोग है। फिर इस तरह की कम्यून हम सारी दुनिया के कोने कोने में फैला देंगे। जगह जगह 100, 200, 400, 500, 1000, 5000 सन्यासी इकट्ठे रहें। इकट्ठा सामूहिक जीवन, न व्यक्तिगत संपदा हो, न व्यक्तिगत बच्चों के ऊपर दावेदारी कि ये मेरे। असली कम्युनिज्म कम्यूनों के विस्तार से आएगा दुनिया में, कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा तो सिर्फ तानाशाही आ सकती है, भद्दी तानाशाही, जिसमें लोकतंत्र की हत्या हो, लोगों की आत्मा का विनाश हो। कम्यून फैलने चाहिए। कम्युनिज्म शब्द कम्यून से बना है। कम्यून फैलने चाहिए। धीरे धीरे पृथ्वी पर कम्यून बढ़ते जाएं, जगह जगह पहाड़ों में, जंगलों में छोटे छोटे कम्यून बड़े होते जाएं। कम्यूनों का आनंद ऐसा हो कि और लोग भी कम्यूनों में आके सम्मिलित होते जाएं। कम्यून में सम्मिलित होने का अर्थ है तुम अपनी सब पुरानी व्यक्तिगत धारणाएं छोड़ते हो, अहंकार छोड़ते हो। ज्ञान रंजन अगर आ सकते हो यहां, तब तो कोई चुनाव की जरूरत नहीं, न घर वालों की मर्जी का कोई सवाल है। लेकिन अगर यहां नहीं आ सकते तो घर वालों की मर्जी से ही विवाह कर लो। लाभ रहेगा जिंदगी भर कि गाली अपने मां बाप को दे लोगे और मन को संतोष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी कि खूब फंसा गए। खुद तो गए और हमें खूब फंसा गए, और उनसे बदला लेना हो तो तुम अपने बच्चों को फंसा जाना।